नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार की वोटिंग के पहले चरण का आज नामांकन पूरा हो गया, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में क्या चल रहा है, इस पर कयासों का बाजार गर्म है। कल मेरे साथ इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आज वायरल है, जिसमें गृह मंत्री ने कहा साफ साफ शब्दों में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तय करना तो विधायक दल के हाथ में है। हालांकि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है। खुद अमित शाह ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात की है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी रैलियों में नीतीश के नेतृत्व और डबल इंजन की बात है, लेकिन महागठबंधन नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर सवाल दाग रहा है। यहां महागठबंधन की हालत देखिए, पहले चरण के नामांकन की तारीख खत्म होने के बावजूद सीट समझौता फाइनल नहीं हो पाया। जो तमाम प्रवक्ता महागठबंधन के कह रहे थे अब 48 घंटे हैं बचे कर देंगे, 24 घंटे हैं बचे अब कर देंगे, लेकिन वो वक्त भी निकल गया। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के दल आमने सामने चुनाव मैदान में। सवाल यह है कि तारीख बीती, लेकिन क्या महागठबंधन का केस ही नहीं सुलझा? वोटिंग से पहले क्या महागठबंधन में महागड़बड़ है, तो उधर क्या नीतीश पर सस्पेंस है, क्या चेहरा छिपा लिया? ये हल्ला बोल का विषय है। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, आलोक शर्मा, तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं सीधा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। पंचायत आज तक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यही वो शब्द हैं जिन पर तूफान खड़ा हो गया है। यूं तो इस बयान के बाद अमित शाह की पहली जो तस्वीर आई वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए की रणनीतियों पर चर्चा की आई, लेकिन विपक्ष अमित शाह के बयान को ले उड़ा है। बिहार कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, नीतीश नहीं बनेंगे सीएम। अमित शाह ने कर दिया क्लियर, महागठबंधन इस मामले में बिहार बनाम गुजरात वाला सेंटिमेंट भी ला रहा है। चुनाव के बाद नीतीश जी का क्या करेंगे सबको जानकारी है, उनको कोल्ड स्टोरेज में डालेंगे, बाकी वो मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। ये तो उनका घोषित एजेंडा है। बिहार के लोग समझ रहे हैं कि गुजराती नहीं तय करेंगे कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री रहेगा। कल तक सारे नेता ये कहते हुए नहीं सकते थे कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और कल अमित भाई ने क्या बोल दिया? उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं ये कहने वाला। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी का बयान भी नीतीश कुमार को लेकर शुरू हुई चर्चाओं को तूल दे गया। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं, और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं, क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं। नीतीश कुमार पर नए सिरे से शुरू हुई कयासबाजियों पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए जेडीयू को जोर लगाना पड़ रहा है। जेडीयू कह रही है कि अमित शाह के बयान को सही नजरिए से नहीं देखा गया। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? इस बीच बिहार के सारण की जनसभा में अमित शाह ने दोहराया है कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है। एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। एनडीए में जो है वो सतह पर है, लेकिन महागठबंधन का पेच अब तक नहीं सुलझा। वीआईपी के मुकेश सहनी भले कह रहे हो कि महागठबंधन को जिताएंगे, लेकिन अब वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है। इस बीच पहली बार कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने पर सहमति का संकेत तो आया है,
लेकिन महागठबंधन पहले चरण का नामांकन पूरा होने के बावजूद सीट बंटवारे का ऐलान नहीं कर सका। विपक्ष की स्थिति ने एनडीए को मौका दे दिया है। कोई तकलीफ नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उसमें कहाँ कोई दो राय हो सकती। तो मैं पूछ रहा हूँ कि महागठबंधन में सीट फाइनल हुआ, आज अंतिम दिन है, कहाँ से कौन लड़ रहा है, किसी का सिंबल कौन छीन रहा है, एक एक जगह दो दो पार्टी के लोग खड़े हो गए हैं, अपना वहाँ पर चल रहा है ट्रेड ऑफ टिकट का। नैरेटिव की लड़ाई में दोनों गठबंधनों के नेता एक दूसरे की कमजोरी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार अमित शाह के बयान को भी नोटिस कर चुका है और महागठबंधन की खटपट को भी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी के, आदिल हसन प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, चेहरा छिपा लिया है। अब गृहमंत्री अमित शाह ने आज तक को इंटरव्यू दिया, उन्होंने हमें बताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। यह सच है कि महागठबंधन सीट शेयरिंग ही अनाउंस नहीं कर पाया है, लेकिन यहां पर ऑल इज वेल का मामला है या नहीं? क्योंकि अब विपक्ष तो इसी सवाल पर घेर रहा है आपको। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आज का घटनाक्रम आप देखें तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं प्रकार कंफ्यूजन नहीं, हमारी सीटें घोषित हो गई थी, सब चीजों पे बात चल रही। दूसरी तरफ वहां तो अलग बात छोड़िए, वहां सीएम का कैंडिडेट तेजस्वी जी घोषित नहीं हुए, जबकि वो पीएम का कैंडिडेट राहुल गांधी को कह कह के आघाए गए, इसके बावजूद उन्हें घोषित नहीं किया गया। अब एक दूसरे शुरू हुए थे जो सहबाला बनने को तैयार थे, मुकेश सहनी जी, कि मुझे डिप्टी सीएम घोषित कर दिया जाए। आज स्थिति ये हो गई कि वो डिप्टी सीएम की बात तो छोड़िए, जहां सीएम ही नहीं था वहां डिप्टी सीएम के लिए लड़ाई हो रही थी। फिर उसमें जो टर्न मिला है वो दूसरे भाई को दिया है, क्या किया है, ये सारा दर्शाता है कि महागठबंधन के अंदर न सिर्फ गठबंधन में समस्या है, बल्कि गठबंधन के दलों में आंतरिक समस्या है, और दलों में ही नहीं, उन दलों के परिवारों में भी समस्या है। जो बिहार का प्रथम परिवार कहा जाता, वहां भी समस्या है। तो घनघोर अंतर विरोध से भरे हुए गठबंधन के लोग अगर ये चाहें कि वो आंतरिक जो दरारें हैं उनको मोदी विरोध के इश्तेहार के तहत दबाकर, छुपाकर, ढककर बिहार की जनता के सामने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रबुद्ध है, वो कतई इस झांसे में नहीं आने वाली। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दरार पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है, कितने ही जमानत पर रिहा है, और कोई तो है फरार। मुझे लगता है ये जो पंक्ति है वो इंडी गठबंधन के नेताओं की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, और यह भी दर्शाती है कि आपस में वो एक दूसरे से अधिक लड़ रहे हैं, जिसको सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट कहा जाता है। उसमें कितनी फ्रेंडली है और कितनी फाइट है, यह भली भांति समझा जा सकता है। और मैं एक बात और फिर कह दूंगा अंजना जी, किसी को कुछ भी लगे, बिहार की जनता को गौर से सोचना चाहिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया गया, जिनकी सरकार ने बिहार के लोगों के लिए इतना अपमान किया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जिन्होंने सीधे बिहार में कुर्मी समाज और डीएनए शब्द के साथ बोला था, कांग्रेस ने उन्हें क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया क्योंकि एक वोट बैंक ऐसा है जो इतना ताकतवर है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे के प्रति बगल, जिसे कहते हैं ना कि उसमें एक दूसरे बगल में छुरी मुंह में राम रखकर, यहां तो खैर इनके मुंह में राम होता ही नहीं है, वो रख के एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो उनको लगा कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता तो अपनी अस्मिता पर आक्रमण को स्वीकार नहीं, मगर एक कोई वोट बैंक है जिससे उन्हें लगा कि स्टालिन और रेवंत रेड्डी के आने से शायद वो वोट बैंक पुष्ट होगा। ये हकीकत है, इसको समझना चाहिए। चलिए ठीक है, आलोक शर्मा जी आप मोर्चा संभालिए। चुनाव लड़ना था, ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, वरना सीट शेयरिंग अनाउंस नहीं कर पाए। मुझे 2 दिन से कांग्रेस पार्टी के आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी 48 घंटा है, फिर बोले 24 घंटा है, अब अगले 2 घंटे में हो जाएगा, शाम में हो जाएगा। आपको चुनाव लड़ना है ना, आपस में आखिर क्यों सहमति नहीं बन पाई? क्या बात आड़े आ गई?
एक सेकंड, आलोक जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा आलोक जी। देखिए अब आ रही है। हाँ अब आ रही है, बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि कहीं पर भी कोई ऐसी आफत नहीं है किसी भी तरह से, जिस तरह से दिखाया जा रहा है। हम भी अगर कहें कि अभी कुशवाहा जी की स्टेटमेंट ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, कल की ही स्टेटमेंट है सुबह की। चिराग पासवान के प्रवक्ता एक हफ्ते से गायब थे मीडिया चैनल से। नीतीश कुमार जी आज बहुत दिन से कोप भवन से निकले हैं, लेकिन आज उनको निपटा दिया गया है। और मांझी जी की क्या क्या स्टेटमेंट है पिछले 15 दिन की, वो सबने देखी है। कुछ चीज़ों पर, कुछ सीटों के ऊपर एक दिन में, 2 दिन में, अभी 3 दिन हमारे पास है, अगर कोई 2-3 सीटों पर एडजस्टमेंट करना होगा तो वो हो जाएगा। कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। महागठबंधन का एक ही कैंडिडेट अंत में चुनाव लड़ेगा। आज देखिए कितनी चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को निपटाया है। किस तरह से इतने दिन तक तमाम प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर झूठ बोलते रहे कि नहीं नीतीश जी सीएम होंगे, नीतीश जी सीएम होंगे। अभी 3 दिन पहले भी एक टीवी चैनल पर इन्हीं के सुधांशु भाई के प्रवक्ता ने मुझे कहा कि मेरे से लिखवा लो बिल्कुल नीतीश जी सीएम होंगे। लेकिन जब आज पूरी तरह से नॉमिनेशन की भी डेट चली गई, तब इन्होंने पत्ते खोले कि नीतीश जी आप निपट चुके हैं, आप दूसरे शिंदे बन चुके हैं। बिहार में जो हमने शिंदे का हाल किया था उससे बुरा हाल करेंगे। और नीतीश जी की तो मजबूरी है, क्या करेंगे। लेकिन नीतीश जी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा निराश हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुधांशु भाई ने अभी कही, लेकिन मर्डर करने वाला जो आरोपी है उसको आपने डिप्टी सीएम बना के रखा है, जिसके ये नहीं पता कि वो डी.लिट कहाँ से की, 7वीं कहाँ से की, 10वीं कहाँ से की। तमाम लोगों ने देखा, ऐसे ऐसे लोगों को आपने वहां पर नेता बना रखा है और आप दूसरे दलों के ऊपर सवाल उठाते हैं। डीएनए की बात करते हैं। अरे भाई डीएनए किसने पूछा था? तो मोदी जी ने पूछा था ना, बिहार का डीएनए। और फिर बोरे भर भर के वहां से डीएनए आ गए थे यहाँ पीएमओ, ये भी याद होगा आपको। कोई भी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो कहेगा कि मेरे राज्य के लोग ज्यादा अच्छे हैं दूसरे राज्य से, मेरे राज्य का ज्यादा अच्छा डीएनए। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अगर नीतीश जी कहेंगे तो वो भी कहेंगे कि बिहार के लोगों का डीएनए पूरे देश से ज्यादा अच्छा है। मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, अंजना जी भी कहेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो वो कहेगा। इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। इशू ये बनना चाहिए कि 20 साल से आपकी सरकार है, पॉवर्टी इंडेक्स में कहां पर हैं आप? 94 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जो 200 रुपए से कम कमाती है, उस पर बात नहीं करेंगे। 10 दिन तक तो टाइम खा गए, मोदी जी की माता जी को गाली दे दी, फिर उसको गायब कर दिया। वो कहां चला गया वो गाली देने वाला? क्योंकि भाजपाई था वो जेल में है, उसके परिवार वाले भी नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मीडिया के साथ ही अंजना जी जाकर उसका इंटरव्यू करती तो पता चल जाता कि बीजेपी ने कुछ पैसे वैसे तो नहीं दिए थे। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी चाहती है कि जो बिहार के मेन इश्यू हैं उनसे दूर करके रखा जाए। ठीक है, मैं इसका जवाब सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन चूंकि आज की ये बड़ी खबर है इसीलिए मैं आपसे चाह रही हूं, क्योंकि 3 बजे नामांकन खत्म हो चुका है और सवाल यही है कि अभी तक आप लोगों ने सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया है, तो अंदर झांकने की भी जरूरत है। आप ही मुझे क्लियर कर दीजिए आलोक जी। गौरव बोराम आरजेडी से अफजल अली नामांकन दाखिल कर चुके हैं, वीआईपी से संतोष साहनी। 4 सीट जो मैं सामने रख रही हूं आपके। वैशाली आरजेडी से अजय कुशवाहा, कांग्रेस पार्टी से संजीव सिंह। बछवाड़ा की सीट जहां कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास और सीपीआई से अवधेश राय। 4थी सीट बिहार शरीफ, कांग्रेस से उमेर खान और सीपीआई से शिव कुमार यादव। अब यहां पर फ्रेंडली फाइट नहीं होगा तो क्या होगा? एक वापस लेगा, कौन वापस लेगा? अंजना जी अंजना जी 125 से 150 सीटों का ऐलान सब लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट्स का उससे भी ज्यादा कर दिया है। अगर उसमें से कहीं पर 3-4 सीटों पर आपको प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है तो स्वाभाविक है उस प्रश्न चिन्ह के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं फिर आपको आश्वासन देता हूं, एक दिन रुकिए, कल तक ये सारे चीजें जो हैं वो पूरी तरह से सिमट जाएंगी। जब लगता हो सभी कैंडिडेट्स को कि हम जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रहा है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपेक्षा रहती है कि हमें टिकट मिले, और सभी सीटों के ऊपर सभी राजनीतिक दल भी चाहते हैं। मामला कहाँ फंसा, कुछ तो बताइए आलोक जी, कहाँ फंसा? क्या मतलब ईगो क्लैश हो गया? देखिए, सीट ज्यादा था, क्या प्रॉब्लम थी? कहीं पर कोई ईगो क्लैश नहीं है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, क्या मुकेश सहनी जी को बार बार ये कहना कि मुझे पहले ही डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दो, क्या वो ठीक था? गठबंधन की बात है तो सब मिलके बैठ के तय करेंगे, सब चीजें होंगी। इस तरह की 1-2 चीजें रही, और हर दल चाहता है जब कोएलिशन पार्टनर्स होते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम डिक्लेयर करने पर क्या तेजस्वी जी तैयार थे आलोक जी? वो चाह रहे थे। देखिए, मेरी तेजस्वी जी से ना तो बातचीत आज तक हुई है, ना अभी होगी चुनाव तक, जब तक वो बहुत बिजी रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन में सब चीजें मिल बैठकर ही तय की जाती हैं। तेजस्वी जी से तो आप मिली थी, आप पूछ लेती उनसे। तेजस्वी जी के बारे में वो हमारे कॉन्क्लेव में आने वाले थे,
लेकिन लगातार वो पता चला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह से सीट शेयरिंग पर एक सहमति बन जाए, क्योंकि अब इस पर सुधांशु जी आप उनकी तमाम आरोपों का जवाब दीजिए कि असल मुद्दों से बिहार के भटकाने के लिए आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और ऑल इज नॉट वेल। बहुत साफ पहली बात मैं साफ कहना चाहूंगा कि वास्तविकता में समस्या केवल यह है कि ये दल एक दूसरे से साझा करने की बजाय एक दूसरे को झांसा देने में अधिक लगे हुए हैं। इस कारण से समस्या नहीं। आप स्वयं सोचिए, तेजस्वी जी खुद तो सीएम डिक्लेयर नहीं हुए, डिप्टी सीएम कैसे डिक्लेयर कर देते? और यहां भी बड़ी विचित्र बात है, नेता संसदीय दल डिक्लेयर नहीं होता, नेता विधायक दल डिक्लेयर नहीं होता। मैं कहता हूं चलिए बिहार विधानसभा है, इन्होंने क्या महागठबंधन को विधानसभा में नेता के रूप में कोई रिक्वेस्ट दी थी विधानसभा अध्यक्ष को? नहीं। आलोक जी बैठे, मैं पूछना चाहता हूं लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं पर इंडी गठबंधन को एक संसदीय दल के रूप में कि साहब हमारे ये नेता हैं, हमारे यहां नरेंद्र मोदी जी नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, सारे दलों के नेताओं ने लिख के दिया। इनके यहां किसी ने लिख के नहीं दिया हुआ है कि इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है संसद या विधानसभाओं के अंदर। तो ये बिल्कुल स्थिति साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। पर आलोक जी ने जो एक बात बोली है बहुत खतरनाक बात है, ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है। अंजना जी, इन्होंने कहा हर राज्य कह सकता मेरा डीएनए दूसरे डीएनए से अच्छा है। ये तो वही हो गया ना जो सैम पित्रोदा बोले थे कि पश्चिम भारत वाले जो हैं वो उनका डीएनए अरब वाला है, तो दक्षिण भारत वालों का अफ्रीका वाला है, तो पूरब वालों का चीन वाला है, उत्तर वाला यूरोप का है। अरे साहब, मैं आलोक जी सुनिए, जो रेवंत रेड्डी बोले थे वो अपने प्रांत के अंदर ही डीएनए का वो कर रहे थे। उनका पूरा वाक्य था कि केसीआर यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी जाति का नाम लेके कहा, उन्होंने कहा ये जाति का जो ओरिजिन है वो बिहार के कुर्मी समाज से है। ये तो अब तेलंगाना में रहते हैं ना, उन्होंने कहा मेरे लिए तेलंगाना का डीएनए जो है वो बिहार के डीएनए से अच्छा है। ये क्या है भाई? आप कह रहे हैं हर राज्य को सबका किसी का डीएनए अलग नहीं है। भाई क्या ही मूर्खतापूर्ण बात कोई कहने का प्रयास करेगा कि यूपी का डीएनए अलग, तो एमपी का डीएनए अलग, तो राजस्थान का डीएनए अलग। ये है कांग्रेस की भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाली राजनीति। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं हजारों सालों से उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्री वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति, सब भारतीय उसकी संतति है। और बिहार तो कभी एक जमाने में वो रहा था। आज एक लाइन में कहना चाहूंगा अंजना जी, बिहार में माता सीता की सीतामढ़ी है, सीता की भूमि है माता सीता की, भगवान महावीर की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि जहां तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय रहा, भगवान बुद्ध की भूमि को बुद्धू बनाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, बिहार की प्रबुद्ध जनता उसके झांसे में नहीं आने वाली रही। जब एक दूसरे का दल झांसे में नहीं आ रहा है तो मुझे लगता बिहार की जनता को झांसे में लेने का ख्वाब ही रहेगा। आलोक जी छोटा सा एक जवाब, फिर मैं आने मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए मुझे लगता है कि झांसे में तो नीतीश कुमार जी को रखकर इन्होंने निपटा दिया, और झांसे में रखकर इसी तरह से शिवसेना को निपटाया था एक धड़े को, और झांसे में रखकर अकालियों को भी ऐसे ही निपटाया था। इनके साथ जो भी गठबंधन करता है उसको झांसे में रख के आखिरी दिन निपटा देते हैं। मैंने कहा कि हर मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों को श्रेष्ठ कहता है, इसमें कहाँ पर दिक्कत है भाई? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी चाहूँगा कि मेरे यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे श्रेष्ठ रहें, अच्छे रहें, लेकिन मोदी जी ने डीएनए की बात क्यों की थी उसको भूल गए आप। दिक्कत यह है कि बुद्ध की भूमि पर 12 रेप पर वीक होते हैं और 12 मर्डर पर वीक होते हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते आप। एनसीआरबी के आंकड़ों पर चर्चा नहीं करना चाहते। 10% से कम लोग हैं जो 12वीं पास कर पा रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट है बिहार में, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते आप। माता सीता की तो बात करना चाहते हो, लेकिन वो बच्ची जो मुजफ्फरपुर से पटना जिसको इलाज मिलना था उसकी बात नहीं करना चाहते हो। आप बात करना चाहते हो कि माता सीता की वजह से बिहार है। अरे भाई मैं तो कहता हूं आज की हर बच्ची माता सीता का रूप है। आप उनकी रक्षा करने में नाकाम क्यों हैं? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं दिल्ली और पटना सबसे अनसेफ सिटी है, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर में 4th नंबर है नीचे से, और पर कैपिटा इनकम में ऑलमोस्ट लास्ट है, उस पर बात नहीं करना चाहते। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 3% है बिहार का, 12% पॉपुलेशन है, आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। फिजिकल डेफिसिट 9% है, राजकोषीय घाटा, और कर्जा जो है लगभग 5 गुना 7 गुना बढ़ता चला गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% है। यहां पर तमाम चीजें जो नेशनल एवरेज है उससे कितनी बुरी हालत में आप उस पर नहीं बात करना फिर आप दोनों के बीच में बहस रह जाएगी, फिर आप दोनों के ही बीच में बहस रह जाएगी। आप हाथ उठा रहे हैं जवाब देने के लिए, तो सिर्फ 2 लाइन में दीजिए, मुझे आरजेडी वर्सेस जेडीयू दिखाना है। जल्दी से सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन। मैं बिल्कुल 2 लाइन में तेजी से बोलता हूं। देखिए कांग्रेस को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर कैपिटा इनकम 6,900 रुपए थी जब हम आए, इस समय 67,000 रुपए।
उस समय इलेक्ट्रिसिटी कवर 22% था, 100%। उस समय जो बजट था वो 23,000 करोड़ रुपए था, 3,17,000 करोड़ रुपए। और मैं पूछना चाहता, सर सुनिए तो, पूरा जहां से थे वहां से आप बात करिए ना, पूरी बात सुनिए। कितने थे मेडिकल कॉलेज? केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, सब 1990 से पहले के बने हुए थे। लालू जी के शासनकाल में कोई नहीं बना। आज 12 हैं, कुल मिला के 15 हैं और अन्य 20 बन रहे हैं। एक भी एम्स नहीं था, आज एक एम्स पटना का है और दरभंगा का एम्स बन रहा है। क्या बात करना चाहते हैं? IIM गया है और IIT पटना है साहब। इसलिए बोलिए तो सच बोलिए, इसीलिए झांसा देने की कोशिश मत करिए। आरजेडी और जेडीयू को जल्दी से दिखा दीजिए, अब कौन किसको झांसा दे रहा है, कौन साझा हो रहा है, ये दिखाया जाए। जयंत, जिज्ञासु और अभिषेक झा को एक साथ दिखा दीजिए। जैन जी, कौन किसको झांसा दे रहा है? वो महाराष्ट्र याद करा रहे थे, तो बाद में उद्धव ठाकरे की पार्टी भी बोलने लगी कि अगर सीट शेयरिंग ठीक से होता, पहले से उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट दिखाया गया होता, तो महाराष्ट्र में भी अच्छी परफॉर्मेंस होती। यहां पर किसका ईगो आड़े आया? वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम चाहते थे, ज्यादा सीटें चाहते थे, यहां पर पेच फंसा क्या? सीट शेयरिंग नहीं अनाउंस कर पाया आप लोग? देखिए, ये हम लोग एक लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हैं और जितने घटक दल हैं वो सब जमहूरी मिजाज के हैं। ये तो कोई डिक्टेटोरियल रेजिम में ऐसा होता है कि कोई सिंगल लीडर प्रोजेक्ट किया जाए और उस एक नेता के इर्द गिर्द सारी बहस केंद्रित हो जाए। हमारे यहाँ सब लोग चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ें, उसके लिए एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। प्लान था या शुरू से प्लान नहीं था, ये बताइए ना जिज्ञासु जी। सीट शेयरिंग का प्लान था कि नहीं था? कभी हड़बड़ाहट में आपने कोई फैसला नहीं देखा होगा। सीट शेयरिंग का प्लान था कि नहीं था? लक्षण है। क्या बोली? सीट शेयरिंग का प्लान था कि नहीं था? क्योंकि प्रवक्ता रोज कहते थे अब 2 घंटे रुकिए, अब 1 घंटे रुकिए, अभी 48 घंटे, अब 24 घंटे हैं। शुरू से प्लान था कि नहीं था? नहीं, जहां जहां सहमति एक दूसरे के साथ बन गए, वहां लोगों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। और जहां कहीं थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ सहमति रही, वहां कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट भी देखी जाएगी। और जहां हमको लगेगा कि विड्रॉ कराना चाहिए, वहां एक घटक दल आपस में बात करके विड्रॉ भी कराएंगे अपने कैंडिडेट को। इसमें कहाँ कोई परेशानी? जहाँ सीट शेयरिंग नहीं हो पाई वो आप विड्रॉल करेंगे, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आप भी समझते हैं सिंबल मिलने नामांकन के बाद बहुत मुश्किल होता है। ठीक है अभिषेक जी, अब आप बताइए। वो कह रहे हैं साझा नहीं हो रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। अब आरोप तो यह है कि आप लोगों को झांसा दे रही है बीजेपी। झांसा दे रहे हैं क्या सुधांशु जी आपको? नहीं, हमें लगता है कि आज के बाद हम लोगों को एक सुधार करना चाहिए। जो वर्तमान राजनीतिक बिहार के अंदर चल रहा है उसमें अपनी बात को रखने और कहने में। इससे पहले हम लोग कह रहे थे कि एक तरफ हमारा एनडीए का कुनबा है और दूसरी तरफ महागठबंधन। महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन साबित हुआ। क्या आपने देश के इतिहास में कहीं देखा है ऐसा कि पार्टियां शुरुआत से दम भर रही हो कि हम गठबंधन में एक साथ हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और आज पहले चरण की नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, आज तक इन लोगों ने कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा नहीं की, कोई बात साझा नहीं की जिसमें नहीं बताया कि कितनी सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ रहा है, कहां किनके उम्मीदवार हो। और देखिए ना क्या मजाक है, ये डिक्टेटोरियल रिजीम की बात कर रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता साथी। एक नेता के इर्द गिर्द नहीं घूमना है। अरे भाई, इनकी पार्टी इतने वर्षों से लालू प्रसाद यादव जी के इर्द गिर्द घूमी, और आज जब लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, संसदीय राजनीति से बाहर जा चुके हैं, तो पूरी की पूरी पार्टी तेजस्वी यादव जी को धुरी बनाकर नाचती दिखती है आपको, और ये कहते हैं एक नेता के पीछे नहीं घूम सकते। और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। ये कहते हैं कि जहां हम हमारे उम्मीदवारों के आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोनों स्काइप पे जुड़े, एक ही का ऑडियो आएगा। आपने ऐसा मजाक कहीं देखा है क्या? आपने कहीं ऐसा मजाक देखा है कि हम गठबंधन में हैं, हमने भी सिंबल दे दिया और दूसरी पार्टियों ने भी सिंबल दे दिया, उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर दिया, अब कुछ नहीं बचा है प्रवक्ताओं के पास, तो कह रहे हैं कि भाई एक बार जब नाम वापसी की तिथि आएगी तो लोग नाम वापस ले लेंगे। क्या मजाक बना कर रखा है भाई? उम्मीदवार कहीं से भी जाकर नामांकन कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन जब आप गठबंधन में होते हैं तो इन चीजों का आपको पालन करना होता है। खैर, हम इतनी चिंता क्यों करें, हमारे लिए तो अच्छा ही है। इन्होंने तो हमें क्लीन एक वॉकओवर दे ही दिया है, बता ही दिया है कि भाई ये गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनके साथ तो ये परिस्थिति है जहां आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वहां कांग्रेस के लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं कि जल्दी हराओ इसको ताकि अगली बार हमको मौका मिल पाए। तो इनकी परिस्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। और देखिए ना, अरे जिज्ञासु जी, दोनों जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जाले सीट जहां कांग्रेस का मुकाबला आरजेडी से हो जाएगा, कांग्रेस सिंबल पर आरजेडी कैंडिडेट, इधर सिमरी बख्तियारपुर जहां वीआईपी से आरजेडी का लग रहा है स्थिति बन रही है, लालगंज में आरजेडी से कांग्रेस का, वारिसलीगंज जहां पर आरजेडी का कांग्रेस से
नरकटियागंज, बहादुरपुर, राजगीर और 4 सीट तो जहां नामांकन दाखिल कर दिया वो भी मैंने गिना दिया है। कैसे संभालिएगा? सीट शेयरिंग पे मान नहीं पाए और आपको लग रहा है जिसने नामांकन दाखिल किया वो वापस लेगा? मेरा ख्याल है कि आप बहुत दिनों से कवर कर रही हैं, विड्रॉल का डेट क्यों दिया जाता है? इसीलिए तो जहां सहमति नहीं बनी आखिर वक्त तक लोग मनाते हैं। सुधांशु जी, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। तो जो लोग बेखबर हैं वो चौंके नतीजे देखकर। तेजस्वी जी विड्रॉल का डेट इसीलिए रहता है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि वो लोग स्थिति संभाल लेंगे। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि खुद ही विड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉल डेट तो है, ये आपस में बात करके कर लेंगे। अंजना जी, इनके बता रहा हूं, इनके गठबंधन में समस्या शीट शेयरिंग से पहले तक नहीं रहती है, समस्या उसके बाद भी होती है। याद करिए लोकसभा चुनाव में राजद ने पप्पू यादव को टिकट नहीं लेने दिया, कांग्रेस के कोटे की सीट कांग्रेस का सिंबल नहीं लेने दिया, कांग्रेस ने अपने कोटे में लिया, मगर इन्होंने बेगूसराय से नहीं लड़ने दिया कन्हैया कुमार को। तो ये तो सीट होने के बाद अब आइए, अगर चुनाव भी समाप्त हो जाए तब भी इन लोगों का आपस में थोड़ी खत्म होता। मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के विधायक, 4 विधायक तो इनको समर्थन दे रहे थे, इन्होंने वो 4 मुसलमीन लूट के मजलिस लूट ली, 4 मुसलमीन तोड़ के मजलिस लूट ली। और यही राजस्थान में किया था इन्होंने। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक बिना शर्त समर्थन दे रहे थे अशोक गहलोत सरकार को, 6 हाथी खा गए। यहां तो हमेशा एक दूसरे के प्रति, और मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा जो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे ये तो बड़ा ओपन गठबंधन है, यहां तो सबकी बात सुनी जाती है, सबको स्थान दिया जाता है। आरजेडी की स्थिति क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी जी, माई बाप बिटवा, बस खत्म। यादव समाज में भी कोई दूसरा नहीं मिलता। और वो MY वाले में M की तो वो अब्दुल बारी सिद्दीकी का तो कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी पार्टी में देखिए तो माता सोनिया जी राज्यसभा में और भाई राहुल गांधी जी लोकसभा में। अब बच गई थी तो बहन प्रियंका जी भी आ गई। तो पहले अपने अपने परिवार को सेट कर लो, फिर कहो देखो हम तो कितने लोकतांत्रिक है और हम तो जातिगत जनगणना की भी बात करते हैं, मगर गणना की जब बात आती सबसे पहले परिवार की गणना पूरी करते हैं, उसके बाद दूसरों के करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये झांसे देने की बात करते। शर्मा जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। देखिए, मुझे लगता है कि परिवारवाद पर जब बीजेपी बात करती है कि वो फलां उसमें, वो कुशवाहा परिवार क्या है जो बिहार में लड़ रहा है? वो चिराग पासवान परिवार क्या है जो चुनाव वहाँ पर लड़ रहा है? माझी परिवार क्या है? वो सम्राट चौधरी परिवार क्या है? मुझे लगता है कि बीजेपी सोचती भी नहीं है कुछ भी बोलने से पहले। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने 4 राज्यों का अभी आंकड़ा निकाला जहाँ पिछले 1-1.5-2 साल में चुनाव हुए और जेडीयू ने सब जगह कैंडिडेट उतारे। क्या जेडीयू अभी हाल में दिल्ली में चुनाव हुआ था फरवरी के महीने में, इसी साल में, जेडीयू उनके अलायंस पार्टनर है एनडीए की, क्या दिल्ली में चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? दूसरे के गठबंधन पर 2-3-4 सीटों को लेकर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने 4 राज्य निकालनी है, अरुणाचल में लड़े, मिजोरम में लगे, गोवा में लड़े, कहाँ नहीं लड़े? कितने राज्य हैं जहां पर जेडीयू छोड़िए शिवसेना लड़ती थी, जो इनके साथ अलाइज रही बहुत लंबे टाइम तक, इवन राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते थे सब मिलकर। तो इस बात को छोड़ दीजिए, 2-3-4 सीटें हैं, वो विड्रॉल के टाइम तक सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं फिर कहूंगा कि आप लोग पूरे बिहार को गुमराह कर रहे हैं। पहले आपने गुमराह किया SIR के नाम पर, SIR के मुद्दे पर गुमराह किया, वोट चोरी के नाम पर, कि पूरा बिहार उस काम में लग जाए, बिहार के मुद्दे पीछे छूट जाएं। वो जो पुल बनने से पहले गिर जाते हैं उनकी कोई चर्चा ना करे। जिस तरह से मोदी जी वहां पर दीदी ओ दीदी कर रहे थे, यहां पर इतने पुल गिरे हैं, 70,000 करोड़ का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट CAG कहती है कि हमें नहीं मिला है। अगर वो मिला है तो दीजिए ना भाई। 22,000 करोड़ रुपए ऐसा है जो कहीं यूज होना था, यूज कहीं हो गया। 2019 तक पहला राज्य है जिसके अंदर निर्भया फंड का 1 भी रुपया इस्तेमाल नहीं हुआ था। सुशांत सिंह बाबू के हाल में रेप के और उसके तमाम आंकड़े NCRB के मैंने बताए, क्राइम रेट में 25% की पिछले 3 साल में ग्रोथ है। और आप कहते हैं आप केवल हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों में ताका झाकी कर सकते हैं। अरे भाई 20 साल हो गए, अब बताइए ना 20 साल में आपका परफॉर्मेंस कैसा है? लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। अभिषेक जी मैं आ रही हूँ आपके पास। सुधांशु जी बहुत देर से हाथ उठाए। सुधांशु जी और तो और अब बुर्का भी ले आए योगी आदित्यनाथ जी। कुल मिलाकर आप लोगों का राग और घुसपैठिए के भी मुद्दे पर सब में वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मुद्दा आप लेकर आते हैं, असल मुद्दे नहीं बिहार के उठाते हैं। मुझे देखिए, हम बहुत स्पष्ट बात कहना चाहते हैं। पहली बात तो जो ये अपराध के आंकड़े की बात करते हैं, मैं विनम्रता और चुनौती से पूछना चाहता हूं आलोक जी, ये पटना में सर्वविदित सत्य है कि लालू जी की बेटी की शादी के समय
गाड़ियों के शोरूम लूट गए थे, हुई थी कोई एफआईआर? ये तो पब्लिक नोन फैक्ट है। एफआईआर नहीं होती थी तो क्या एनसीआरबी का डाटा और क्या आएगा? सबको पता था। जिस जमाने में ओपनली बोलते थे, ये पार्लियामेंट के अंदर दिया गया, अटल जी अडवाणी जी के सामने दिया गया बयान है। लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं, जब ये बात आई कि बहुत बम धमाके हो रहे हैं, देसी बम बन रहे हैं, तो क्या बोलते हैं लालू यादव जी? ये जाके कोई चेक कर ले, वीडियो में अवेलेबल है उनका। वो कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, जब प्रधानमंत्री ने बम फोड़ दिया पुलिस उनको नहीं पकड़ी, मतलब पोखरण विस्फोट के लेकर है, छोटा मोटा लड़का बम फोड़ देता उसे क्या फर्क पड़ता है? साहब, इस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति रही हो उसको आज आप तुलना करें और आंकड़ा और ये बता। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कांग्रेस खुद कहती थी कि ये सब हो रहा है, और जब लालू यादव जी जेल गए तो उन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस पे लगाया 1997 में कि कांग्रेस हमको जेल में भेजना चाहती है। और अगर राहुल गांधी ने वो पर्ची नहीं फाड़ी होती अध्यादेश की तो लालू जी शायद चुनाव लड़ सकते थे। तो आज जितनी समस्याएं हैं आरजेडी की, उसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है। और साहब, पर्ची हमारे नाम, मतलब अध्यादेश फाड़ा इन्होंने जिनसे लालू यादव जी की तकदीर की पर्ची फट गई, और पर्ची हमारे नाम की फाड़े दे रहे हैं। साहब, बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया। तो मुझे लगता है कि इन सारे मैटर्स के ऊपर देश की जनता बहुत योगी जी और वो भली बात समझती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन इधर उधर की बात कर रहा है। योगी जी बुर्का, हाँ, बुरके में मैं बहुत साफ बता। देखिए, यहां पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं एक लाइन बताना चाहता हूं, मैं देश से कहना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। ये क्या चीज है भाई, जो हर व्यक्ति पहचान बनाने के, छुपाने के मुद्दे के ऊपर क्यों साथ खड़े रहते हैं? साहब, जब वक्फ बोर्ड की बात आएगी कागज नहीं दिखाएंगे, जब सीए एनआरसी की बात आएगी नहीं हम कागज, हम पहचान नहीं बताएंगे, फिर जब वोटिंग की बात आएगी नहीं वो उसमें भी हम बुरके में पीछे रहेंगे। ये क्या है भाई? जमीन का भी हम पहचान नहीं बताएंगे, हम अपनी पहचान नहीं बताएंगे, हम नागरिकता की पहचान नहीं बताएंगे, हम वोटर की पहचान नहीं बताएंगे। ये जो पर्दे के पीछे है, ये राज बहुत गहरा है, देश को सावधान रहने की जरूरत है। अक्सर पर्दों के पीछे ही बहुत कुछ ऐसा होता है जो देश के लिए बहुत समस्याजनक हो जाता है। मगर अफसोस, चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के साथ क्या होने वाला है। पर्दे के पीछे इनकी उन्हीं लोगों से अंडरस्टैंडिंग रहती है। ये एआईएमआईएम वाले कट्टरपंथी है कि नहीं? जमीन एआईएमआईएम वाले, अपनी नागरिकता से लेके पहचान तक, ये एआईएमआईएम वाले कट्टरपंथी है कि नहीं? आदिल हसन से एक रिएक्शन लेंगे इस पर। आवाज कट गई, क्या कहा आपने? ये एआईएमआईएम वाले कट्टरपंथी है या नहीं? वो तो कहते हैं आपकी बी टीम है। आपका सवाल मुझसे आवाज बहुत कट रही है। ठीक है सुधांशु जी, हाँ सुधांशु जी आप ही से है। आपने क्या बोला? आवाज मैं बोल रही हूँ, ये ओवैसी साहब की पार्टी वाले हैं कि नहीं कट्टरपंथी? वो कह रहे हैं आपकी बी टीम है, ये हिंदू मुस्लिम को और हवा देने के लिए वहां उतारे हैं आपने। चलिए मैं फिर से आती हूँ आपके पास, एक बार आदिल हसन को दिखा दीजिए, इसके बाद आलोक जी फौरन आपके पास आऊंगी। आदिल जी, आपके नेता तुरंत ये टॉपिक पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए सुधांशु जी जल्दी से। मैं एक लाइन में कह दूं, इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम है? अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं जिसके पास जमीन है उसे रजिस्ट्री दिखानी चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां है? अगर किसी के पास नागरिकता है तो उसे दिखाना चाहिए कि मेरे पास कार्ड है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां है? और अगर दुनिया में कोई देश बता दीजिए क्या बुरके के अंदर देखकर बगैर आपका फेस देखे हुए कोई वोटिंग करने देगा? इसमें हिंदू मुस्लिम कहां है? हिंदू मुस्लिम ये लाने की कोशिश करते हैं कि कट्टरपंथियों की हर नाजायज चीज के आगे। आप याद करिए केरल में अभी घटना हुई है, एक तो क्रिश्चियन स्कूल के अंदर एक लड़की ने हिजाब पहनने की बात कही और केरल के मंत्री ने कह दिया कि नहीं वो करना चाहिए। फिर क्रिश्चियन लोग खड़े हो गए कि साहब ये तो कट्टरपंथियों का समर्थन कर रहे हैं, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये मालाबार चर्च के द्वारा संचालित स्कूल के अंदर की घटना है, या हिंदू मुस्लिम नहीं है, एक कट्टरपंथी सोच की मानसिकता है। ठीक है, जवाब दीजिए आदिल हसन जी। जानबूझकर सबसे ज्यादा हवा इसको आप ही के नेता दे रहे हैं हर जगह बिहार में, अलग अलग जगहों पर। अनम्यूट अनम्यूट म्यूट 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 है। अरे बताइए ना, आपको क्या यही बस पोलराइजेशन करने के लिए आप लोग पहुंचते हैं क्या सीमांचल में? सवाल तो है ना भाई, चेहरा दिखाने में हज के लिए भी जाते हैं आप, पासपोर्ट के लिए जाइए, आधार के लिए चाहिए, सबको फोटो खिंचवानी पड़ती है। तो चेहरा अगर के, और वो भी आंगनबाड़ी दीदी मदद कर रही है, क्या दिक्कत है इसको जो आप लोग जमीन पर इशू बना रहे हैं? बोलिए। जी मैम, आवाज नहीं आई आपकी। मेरी आवाज ही नहीं आई आप तक। चलिए दूसरी बार पूछ रहे हैं, जमीन पर जो आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, चेहरा दिखाकर ही हज पर भी जाया जाता है, पहचान होती है, पासपोर्ट भी बनता है, आधार पर फोटो लगती है, तो वोटिंग की जगह पर अगर आंगनबाड़ी दीदी देखेंगी तो कैसे ये विक्टिमाइजेशन हो गया? मैम आप बोलिए, नरेंद्र मोदी जी 2024 में आए थे, पूर्णिया में बोला था घुसपैठ बतलाए, एसआईआर में कितना बांग्लादेशी, कितना नेपाली, कितना श्रीलंका के लोग आ गए।
झूठ की तो सौदागरी बीजेपी करती है। नवाज शरीफ क्या बिरयानी मोदी जी खाते हैं और पाकिस्तान से किसको जोड़ते हैं बार बार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा गया। और बिहार में बिजली के लिए यही बारसोई कटिहार में गोली कांड हुआ। बिजली मांगने के लिए 2 लोग को गोली मार दी गई। 1 रुपया नीतीश जी की सरकार ने नहीं दिया। इंसाफ, सीमांचल की बाढ़ की तबाही पे कुछ नहीं हुआ। बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए जांच किसका कराया था? आप ही बताइए। यही नीतीश कुमार जी का डीएनए कराया था ना। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं मिला। सीमांचल को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं दिए। एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। एक मुसलमान मंत्री नहीं है। किसकी बात करते हैं? ठीक है, जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी। एक मुस्लिम उम्मीदवार आपको पूरे बिहार में नहीं मिला? एक मुस्लिम उम्मीदवार? हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग ये कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं दिया, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, सिर्फ 1 साल पहले की तो बात है। जुलाई 2024 में जब हमारी सरकार ने आने के बाद मोदी 3 का पहला बजट आया, इन लोगों ने संसद में प्रदर्शन किया है कि सब कुछ बिहार को दे दिया गया है। खड़गे जी से लेकर अन्य लोग फ्लोर ऑफ द हाउस में बोले हैं कि सिर्फ आंध्र और बिहार को दिया गया, बिहार के लिए तो सारा खजाना लुटा दिया गया। मेरे भाई तब सच बोल रहे थे, आज सच बोल रहे हैं? बताओ, साफ साफ बताइए ना। उस समय तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार को जरूरत से ज्यादा दे दिया गया, आज पलट गए कह रहे या तो आप तब झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। हकीकत है कि दोनों बार झूठ बोल रहे थे, ये आपकी हकीकत है। और जहां तक ये वाली बात है, हम किसी भी प्रकार की धर्म और मजहब की बात नहीं करते, ये लोग करते हैं। सामान्य आइडेंटिटी डिस्क्लोजर के मुद्दे को ये मजहबी मुद्दा बनाते हैं। आप हज पे भी जाते हैं, यानी विशुद्ध मजहबी यात्रा पे, उसमें भी चेहरा दिखाना पड़ता है, मगर यहां पर मुद्दा बनाना है, इसलिए इनको ये समस्या क्रिएट कर। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब पैसा दिया बिहार को, तब आप लोग कह रहे थे कि बिहार का बजट हो गया। देखिए, हमने कभी बिहार को पैसे दिए जाने पे विरोध नहीं किया, लेकिन 10,000 रुपये आप रिश्वत देकर अगर वोट महिलाओं का लेना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि हम विरोध करेंगे कि 20 साल के बाद महिलाएं बहनें जो हैं वो इनको याद आई। जिस तरह से अभी सुधांशु भाई कह रहे हैं हम तो हिंदू मुसलमान करते ही नहीं। अरे भाई, आप तो, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं करता, और देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 80-20 हो, शमशान कब्रिस्तान हो, रामजादे और दूसरा शब्द हो, ज़्यादा बच्चे वाले, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से शब्दावलों का इस्तेमाल करते हैं आप लोग हिंदू मुसलमान करने में, और उसके बाद कहते हैं हम तो कुछ करते ही नहीं है। साहब, आपसे ज़्यादा तो कोई समाज में विभाजन करता ही नहीं। एनआरसी आसाम में लागू हो गया क्या? आपकी 5 साल से सरकार थी, एनआरसी आपने पूरे देश में लागू कर दिया क्या? यही जेडीयू जो आपके अलायंस पार्टनर है, इसी ने मना कर दिया था कि हम लागू नहीं करेंगे। नागरिकता, अरे भैया मोदी जी और अमित शाह जी बताएं कि कितने घुसपैठिए बिहार में SIR में मिले हैं? आपके पास कोई आंकड़ा है? इलेक्शन कमीशन तो दुम दबा के भाग गया। वो तो 500-700 लोगों ने कहा कि साहब ये हैं, और 200 लोगों ने खुद मना कर दिया है, 200 लोगों का हम नाम काट देंगे। मतलब यहाँ तो अभी तो घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा था। झारखंड में भी बना, दिल्ली में भी बना, बिहार में भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन आज आप बिल्कुल किसी भी चीज में कोई घुसपैठिया शब्द मुंह से निकालने को तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के 4 भाषण उठा लीजिए SIR होने के बाद, अब घुसपैठियों को भूल गए। अमित शाह जी भी भूल गए। कल से वहां बिहार में इतने लंबे लंबे भाषण हो रहे हैं, कोई घुसपैठिया शब्द की बात नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य ये है कि आज भी आप जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको नहीं किसी भी रूप में आगे लाना चाहते हैं। अध्यादेश फाड़ा नहीं गया था। राहुल गांधी ने केवल ये कहा था कि इस तरह का अध्यादेश, एक तरफ आप अगर भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और इस तरह का अध्यादेश आता है तो अगर मैं चाहूं तो उसको डस्टबिन में फाड़ कर फेंक देना चाहिए। और उसी की वजह से आज ये है कि बहुत सारे जो घुसपैठिए का मुद्दा अभी भी उठा रहे हैं। एक बार सुना देते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, आपको सुना देते हैं। कल इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोसेस में हम करेंगे और बहुत अग्रेसिवली हम सारे घुसपैठियों को हटाएंगे जो बांग्लादेशी उनको वोट नहीं करने देंगे। वो अभी भी बोल रहे हैं, कल बोला। एक बार सुना देते हैं, आप जवाब दे दीजिएगा। सुनाइए। मैं छोटा सा सवाल राहुल जी को पूछना चाहता हूं कि मतदाता सूची शुद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण का दूसरा नाम है SIR। अब मैं, आपने पूछा नहीं है मगर उसका भी जवाब दे देता हूं कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2003 के बाद इस देश में ढेर सारे विदेशी नागरिक फर्जी तरीके से देश की मतदाता सूची के अंदर अपना नाम ऐड कराने में सफल हुए हैं। मेरी देश की जनता को सीधा सवाल है
जो बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, जो दूसरे देश से यहाँ हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको देश की चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेना चाहिए क्या? हमारे संविधान ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जो इस देश का नागरिक होगा। हमारी कानून ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जिसकी आयु 18 साल के ऊपर होगी। तो गृह मंत्री तो अभी भी इस मुद्दे पर अग्रेसिव है, लेकिन घुसपैठिए का मुद्दा जेडीयू के नेता नहीं उठाते। जाजे, आप लोगों को क्या लगता है? जैसे झारखंड में ये मुद्दा बिल्कुल फेल हो गया बीजेपी के लिए, आपको तो मुस्लिम वोट भी चाहिए ना। और एक बात बताइए, हमने बहुत सिस्टमेटिक रिमार्क इस पर हमेशा दिया है। हाँ। हम ऐसा मानते हैं कि घुसपैठ की जो समस्या है वो पूरे देश में जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं उसमें शुरू से रही। सरकारें बदलती रही, बढ़ती रही, गिरती रही, उसके बावजूद ये समस्या रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मौजूदा सरकारें हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि इस तरह की समस्याएं नहीं है। और अगर किसी घुसपैठियों को बाहर करने की बात की जाती है तो सबसे ताज्जुब तब होता है जब कुछ लोग इसकी तरफदारी करने लगते हैं, वकालत करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि घुसपैठ करने वाले लोगों से इनकी ही साठगांठ है। हमें तो लगता है कि विपक्ष के साथियों को एक बहुत खुले मन से हमेशा इस बात का समर्थन करना चाहिए कि भाई अगर कहीं घुसपैठ की समस्या है, कोई जानकारी है तो साझा की जाए और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी जा सके। और कोई हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यदि किसी भी माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है तो हम इसके समर्थक नहीं हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा न्याय के साथ विकास रहा है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी कोई भी समस्या ज्वलंत रूप से हमारे सामने आती है तो बड़ी बेबाकी के साथ हमने इस पर अपना पक्ष रखा है। और हमें लगता है कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते, ऐसे मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष नहीं होते। अब बहुत टाइम नहीं बचा है, 1 महीना भी नहीं है। 17 अक्टूबर हो गया है, 14 नवंबर को तो रिजल्ट ही आ जाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।